all of you. Today I will discuss about the geothermal energy and the fuel cell. This is the topic of the power plant engineering. This is another kind of the energy. Geothermal energy is another kind of the renewable energy. You know very well geothermal energy. In the Hindi name is the भूतापी ऊर्जा. सभी को पता है इसका नाम हिंदी में भूतापी ऊर्जा रहता है. तो भूतापी ऊर्जा मतलब जो अर्थ सरफेस से प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी का नाम दे रहे हैं. तो इट इज प्राइमरी फ्रॉम द अर्थ ओन इंटीरियर and the natural heat in the earth has manifested itself for the thousands of years in the volcano, lava flows, hot spring. ये आप सभी को पता है कि 1000 साल हो गए हैं कि लावा वगैरह प्रोड्यूस होता है, वॉल्केनो बनता है और हॉट स्प्रिंग्स जैसे एक्टिविटीज होती है जिसके कारण से कि नेचुरल हीट प्रोड्यूस होती है. Then the interior of the earth is a thought of the consist of a central molten core formed by a region of semi-fluid material called a mantle. This is covered by a crust, has a depth of 30 to 90 kilometer. This is the features of the volcano, or where the natural heat is produced. There is a concept. So, and the crust increases temperature of the, that is the 1000 degrees centigrade above, and the below the crust, the molten mass called the magma is a process of cooling rate of a 0.063 watt per meter square. The hot magma near the surface solidified into the ingenious rock और वॉल्केनो रॉक. यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रकार से देखा जाए जो मैग्मा होता है, मैग्मा से क्रस्ट के द्वारा जो मैग्मा प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्मा में ही हीट रहती है. तो मैग्मा से जो हीट रहती है वो दो तरीके से जनरेट की जाती है, या दो तरीके से हीट वहां पे प्रोड्यूस होती है. पहला आपका नेचुरल वे रहता है और दूसरा आपका आर्टिफिशियल वे रहता है. ग्राउंड वाटर दैट फाइंड इट्स वे टू डाउन टू दिस रॉक थ्रू द फीचर्स इन इट, इट विल बी हीटेड बाय द हीट ऑफ द रॉक और बाय मिक्सिंग विद द हॉट गैसेस. या तो रॉक की हीट के द्वारा किया जाता है या हॉट गैसेस के साथ मिक्सिंग की जाती है. एंड द स्टीम एमनेटिंग फ्रॉम द मैग्मा, तो स्टीम जो है वहां से प्रोड्यूस होती है मैग्मा से. द हीटेड वाटर विल देन राइज अपवर्ड एंड इनटू ए पोरस permeable reservoir above the igneous rock. This reservoir is kept by a layer of the impermeable solid rock that traps the hot water in the reservoir. जनरली आपने देखा है कि चट्टानें कई जगह पे गर्म रहती हैं, तो जहाँ पे भूतापी ऊर्जा या बोलना चाहिए जियोथर्मल एनर्जी काफी ज्यादा हाई अमाउंट में रहती है, वहां पे हीट बहुत अमाउंट में चट्टानों में भी रहती है. तो उन चट्टानों की हीट का इस्तेमाल किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए. उस पानी को गर्म करके स्टीम प्रोड्यूस की जाती है. उस स्टीम का यूज पावर प्लांट को चलाने के लिए किया जाता है. तो आपने जियोथर्मल पावर प्लांट जो है बहुत कम सुने होंगे. तो जियोथर्मल पावर प्लांट वहीं पे ही होते हैं जहां पे भूतापी ऊर्जा का तापक्रम या तापमान जो है 1000 डिग्री से ज्यादा रहता है. वहां पे ही हम भूतापी ऊर्जा का देखने को मिलता है. तो जियोथर्मल स्टीम इज ऑफ टू काइंड्स. यहाँ पे जो जियोथर्मल की स्टीम है दो तरीके की है. एक मैग्नेटिक स्टीम जो कि ओरिजिनेट होती है मैग्मा से, एंड सेकंड इज द मेटेओरेटिक स्टीम with the groundwater heated by the magma. The latter is largest source of the geothermal steam because of the natural way से जो आपकी प्रोड्यूस हो रही ड्यू टू द मैग्ना, उसका हम यूज प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन जो मेटेओरेटिक स्टीम होती है जो कि ग्राउंड वाटर को गर्म कर रही है, उसको हम आर्टिफिशियल रूप में यूज कर रहे हैं. तो वहां पे इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द जियोथर्मल ऑफ द स्टीम. Not all geothermal source produce a steam. Some of lower in temperature, so there will be a only hot water. Some receive no groundwater at all and contain only the hot rock. तो जियो प्रेशराइज सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीजों में. These are the source of water or brine that has been heated in a manner is similar to the hydrothermal water. तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ की जियो प्रेशर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बोलना चाहिए कि भूदाबी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम पानी को गर्म कर सकें, और इस पानी का काफी इस्तेमाल हम थर्मल पावर प्लांट में करते हैं. ये वाटर जो है आपका काफी हाई प्रेशर पे रहता है, 1000 बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और हाई सैलिनिटी पे रहता है, और इसको हम ब्राइन का नाम भी देते हैं. ऑल्सो इट इज अ सैचुरेटेड नेचुरल गैस, मोस्टली मीथेन, to the result of the decomposition organic matter.
There is an economical feasibility of generating electricity by a combined cycle, one that involves combustion of the methane gas as well as heat from the thermal energy of hot water. This is the fundamental concept, जहाँ की आप देख रहे हैं कि जो आपकी जियोथर्मल एनर्जी है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है. इन ए पेट्रोथर्मल सिस्टम, magma lying close to the earth's surface, heat overlying rock, and when underground water exists, there is a simply hot dry rock that is called also HDR. This energy is called the petrothermal energy. Since HDR is largely impermeable, to make it permeable, fracturing methods are also considered, which involve drilling wells into the rock and the fracturing by high pressurized water or the nuclear explosives. This is the another one, sources of the earth internal energy, that is a 70% comes from the decay of the radioactive nuclei. यदि आप भी मान के चल रहे हैं कि अर्थ में इंटरनल एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो ये आपके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियली के द्वारा होती है with long half lives that are the embedded with the earth. Some energy is from the residual heat left over the from the earth formation. आपने कई बार सुना होगा कि एनर्जी जो अर्थ सरफेस पे रहती है, जितना भी आप कूड़ा कचड़ा और ये इस तरह की चीज़ों को, बेस्ट चीज़ों को आप वहाँ पे फेंकते हैं, तो वहाँ से भी रेडियो एक्टिव, वहाँ से भी आपकी अर्थ एनर्जी जनरेट होती है. और बाकी न्यूक्लियर यदि आप कंबशन कर रहे हैं या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे भी जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होती है. एंड दैट रेस्ट ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम द मेटेरियट इम्पैक्ट. तो मेटेरियट इम्पैक्ट आर्टिफिशियल तरीके से जो प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ की हम बोल सकते हैं कि नेचुरल तरीके से ना होकर आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है, वो आपका रेस्ट ऑफ द एनर्जी 30% रहती है. ऑन एवरेज अर्थ एमिट 1/16 watt per meter square. However, this number can be much higher in areas such as a region near volcano, hot spring and the thermals. जियोथर्मल प्लांट जो है आपको 100% से 90% तक के ऑनलाइन मिलेंगे ऑन टाइम, यदि आपको रेडीमेड चाहिए है. कोल प्लांट जो है आपको 75% टाइम पे मिलेंगे. न्यूक्लियर प्लांट जो है आपको 60% ऑफ टाइम पे मिलेंगे. तो ये चीजें जो रहती है डिपेंड्स करती है वहाँ पे एनर्जी अवेलेबिलिटी पे और कितना ही वहाँ पे उसका एप्लीकेशन है. तो फ्लैश और ड्राई जो स्टीम रहती है पावर प्लांट इमिट्स 1000 into the 2000 लेस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है कंपैरिजन टू द फॉसिल फ्यूल प्लांट. नो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड द लिटिल सल्फर डाइऑक्साइड binary and the hot dry. And the rock plants have to the no gases emission at all. Geothermal plants do not require a lot of land. 400 meter square can produce a gigawatt of energy over 30 years. Produce the 4 times the energy that then they consume. Initially cost more to install, but its maintenance cost is 1/3 of the cost for a typical conventional heating system, and it decreases electrical bill. This means that the geothermal space heating will save the consumer money. यदि आप देखेंगे तो geothermal space के द्वारा जो heating होती है वो consumer की money को save करती है. Electricity generated by the geothermal power plant save the 83.3 million barrels of the fuel each year from the being burned worldwide. तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 83.3 मिलियन जो बैरल्स ऑफ फ्यूल है वो आपका बच जाता है. जनरली क्या होता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने का तरीका वैसे तो अदर मेथड से भी रहता है, बट वहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फ्यूल की रहती है, तो जिस कारण से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है. बट ड्यू टू द जियोथर्मल प्लांट वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. एंड दिस स्टॉप 49.6 टन्स ऑफ द CO2 from being emitted into the atmosphere. This is the fundamental about the geothermal. Now come to the fuel cell. अब fuel cell की बात करें तो fuel cell is एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है. And the fuel cell mainly concept about the converts the chemical energy directly the electrical energy in a reaction that eliminate the combustion. वहाँ पे आपने देखा कि एक रिएक्शंस होती है और रिएक्शंस के कारण जो एलिमिनेट होता है कंबशन का एलिमिनेशन हो रहा, कंबशन जो प्रोसेस हो रही थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया. देन द परफॉर्मेंस ऑफ द फ्यूल सेल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फ्यूल सेल की परफॉर्मेंस को सेकंड लॉ के द्वारा
रिस्ट्रिक्शन नहीं किया सकता, या बोलना चाहिए एनर्जी का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने का जो तरीका है वो फ्यूल सेल में होता है। नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड विद इन द डिवाइस so that the conventional current flow from the cathode to anode in that external circuit. Generally in a सर्किट डायग्राम यदि आप वहां पे देखेंगे तो नेगेटिव आयंस या इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ ही होते हैं, जिससे कि कन्वेंशनल करंट जो है कैथोड से एनोड की तरफ एज अ सर्किट के रूप में फ्लो होना चालू होता है। द एलिमेंटल पार्टिकल्स रिफर्ड एज अ चार्ज कैरीज, द नेगेटिव चार्ज कैरीज में consist of electrons or the atoms or molecules of the negative charge or electrons। जितने भी एलिमेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको कि हमने चार्ज बैरियर का नाम दिया है, उसमें से जो नेगेटिव रहते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं और जो पॉजिटिव रहते हैं उनको कैथोड का नाम देते हैं। द पॉजिटिव चार्ज कैरीज में consist of atoms or molecules that have a some of their electrons or maybe or the electron hole space left by the departure electron। तो ये एक्टिविटीज आपकी फ्यूल सेल सर्किट डायग्राम में होती हैं, ये हम आगे आपको लेटर स्लाइड्स में दिखाएंगे। तो फ्यूल सेल जो कि इलेक्ट्रिको केमिकल डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है विदाउट द कंबशन बाय कंबाइनिंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर एंड हीट। Efficiency it will be of the 85% by the fuel cell generating device, first developed by the William Group। William Group ने इसको develop किया था। In 1839 Groups was experimenting on the electrolysis, the process by which water is slipped into the hydrogen and oxygen by an electrical current। वाटर को उन्होंने दो पार्ट में ब्रेक किया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, with the help of an electrical current, when he observed that combining the same elements could also produce an electric current। तो जब दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझने वाली चीज है कि हम वापस से वही चीज को यदि करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो केमिकल एनर्जी could be converted into the heat and the heat could be converted of the mechanical energy and mechanical energy after all converted into the electrical energy। दिस इज द सर्किट डायग्राम अबाउट द फ्यूल सेल। तो हमारी जो फ्यूल सेल की जो वर्किंग है वो दो तरीके से रहती है। पहली रहती है आपकी डायरेक्ट ग्लाइसरोड फ्यूल सेल के नाम से जानी जाती है, जहाँ की O2 और C3H8O3 को इस्तेमाल करके CO2 और H2 को बाहर निकाला जाता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन वेयर द डायरेक्ट ग्लाइसरोल फ्यूल सेल विल बी यूज्ड। सेकेंड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके वाटर और स्टीम को या बोलना चाहिए हीट को बाहर निकाल के फ्यूल सेल की वर्किंग को इस्तेमाल किया जाता है, या बोलना चाहिए एनर्जी जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे एनोड का एक दिखाया हुआ है, आप जो ये देख रहे हैं, कैथोड का आप ये देख रहे हैं, दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। अंदर जो जा रहा है वो C3H8O3 है, जिसको कि हम डायरेक्ट ग्लाइसलोर बोलते हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन भी अंदर जा रही है तो यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगी और H2 बाहर निकलेगी। CO2 is the carbon dioxide and the H2 is the water, and the electron is flow is towards upward and the charge is completed the circuit। So here it is the direct glacial fuel cell, and second thing is the oxygen hydrogen fuel cell, where the working is started, where the hydrogen enter at the top side with the presence of oxygen, and the electrical current is flowing the top and side, and the electron is flowing to the towards up and sides, and the hydrogen and the steam or heat is taking outside from this side, and the flowing working on this sides. So flowing is due to the when the making of the hydrogen with the oxygen makes the electrons move in the upward sides, and the electrical current is producing in the circuit diagram। This is called also alkaline fuel cell। तो इसका जो दूसरा नाम है alkaline fuel cell भी कहलाता है। फ्यूल सेल कैन बी ऑफ लिक्विड और द गैसेस। फ्यूल सेल जो है लिक्विड मैनर में भी हो सकता है और गैसेस मैनर में हो सकता है। लिक्विड की यदि बात करेंगे तो मिथेनॉल रहता है, इथेनॉल रहता है, फॉर्मल्डिहाइड रहता है, इसे हम लिक्विड फ्यूल सेल का नाम देते हैं। और जो गैसेस फ्यूल सेल रहते हैं ये आपके ऑक्सीजन रहता है, एयर रहता है, ऑक्सीजन प्रोक्साइड रहता है
और हाइड्रोजन रहता है। तो इस तरीके के फ्यूल सेल इस्तेमाल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड मटेरियल के लिए नाम है प्लेटिनम, ग्रेफाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन। ये इलेक्ट्रोड मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो NaOH होता है और यहाँ पे KOH होता है। तो इस टाइप से फ्यूल सेल में जो लिक्विड है वो मेथेनॉल, एथेनॉल इस टाइप से इस्तेमाल करते हैं। गैसेस के रूप में ऑक्सीजन, एयर, ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन ये इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल और सॉल्यूशन के रूप में ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। इन सब की वर्किंग के द्वारा जो फ्यूल सेल से एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वर्किंग रिएक्शन यदि बात की जाए तो एनोड जो रहता है ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, फ्यूल इज इक्वल टू आयंस प्लस द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस 2 ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्साइड जो रहता है आपका, वो आपका H2O और इलेक्ट्रॉन के रूप में कन्वर्ट होता है। यदि कैथोड की वर्किंग देखेंगे तो यहाँ पे रिडक्शन इसलिए होता है क्योंकि कैथोड आपका यहाँ पे पॉजिटिव वेव में चल रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेंट प्लस द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द आयंस, ये आपका हाफ ऑफ द ऑक्सीजन प्लस ऑफ द H2O प्लस ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन एंड द 2 हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो दिस इज द सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। एंड थर्ड इज अ नेट रिएक्शन। एनोड कैथोड के बाद आपकी एक नेट रिएक्शन चलती है जिसे कि H2 प्लस हाफ ऑफ द O2 बोलते हैं। तो हाफ ऑफ द O2 का मतलब होता है जब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस होगी दैट विल मेक्स ऑफ ए हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड द H2O एंड द फ्यूल प्लस ऑक्सीडेंट मिलके क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो फ्यूल प्लस प्रोडक्ट मिल ऑक्सीडेंट मिलके आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। ये वर्किंग रिएक्शन में शामिल होता है। हाउ आर क्लासिफाइड ऑफ द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल को किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो क्लासिफाइड करने का तरीका है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का टाइप क्या है उसके बेस पे हम फ्यूल सेल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो पहला है एल्केनी फ्यूल सेल जिसे हम AFC का नाम देते हैं। सेकेंड इज नेम इज फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल दैट इज कॉल्ड PAFC, ये कहलाता है। थर्ड इज द पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइटिक मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ये कहलाता है PEMFC कहलाता है। और चौथा आपका जो है मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल कहलाता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MCFC कहते हैं। पांचवा आपका जो रहता है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल रहता है जिसे कि हम SOFC कहते हैं। फिर दूसरा जो तरीका है क्लासिफाइड करने का बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फ्यूल एंड द ऑक्सीडेंट, वहां पे फ्यूल और ऑक्सीडेंट जो है किस टाइप से मिक्सचर किए गए हैं या मिक्सअप किए गए हैं उसके बेस पे भी फ्यूल सेल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो उसके बेस पे यदि क्लासिफाइड करेंगे तो पहला आपका मिलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्योर और ऑक्सीजन प्योर फ्यूल सेल करेंगे तो ये आपका पहले टाइप का फ्यूल और ऑक्सीजन के बेस पे निकलेगा फ्यूल सेल। सेकेंड इज द हाइड्रोजन रिच गैस एयर फ्यूल सेल निकलेगा। एंड थर्ड इज द अमोनिया एयर फ्यूल सेल के नाम से निकल के आएगा। और चौथा आपका सिंथेटिक गैस है जो कि एयर फ्यूल सेल के रूप में जानी जाती है। पांचवा आपका हाइड्रोकार्बन गैस है जो कि एयर फ्यूल सेल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से फ्यूल सेल की जो वर्किंग है वो कंप्लीट होती है। और यहाँ पे अपने पास जो क्लासिफिकेशन के रूप में है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन रहता है। अब यदि एडवांटेज की बात करेंगे कि क्या एडवांटेज है फ्यूल सेल से, तो पहले एडवांटेज जो है वो हायर एफिशिएंसी है जो सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, या बोलना चाहिए यदि पॉल्यूशन है भी तो वो बहुत कम पॉल्यूशन है। थर्ड इज देयर इज अ नो नॉइज पॉल्यूशन, वहां पे कोई भी नॉइज पॉल्यूशन नहीं है। नो मूविंग पार्ट तो देयर इज नो नॉइज। फोर्थ इज द एलिमिनेट ग्रीन हाउस गैसेस, वहां पे ग्रीन हाउस के ये गैस इफेक्ट को हमने एलिमिनेट करके रखा हुआ है कि ग्रीन हाउस को वहां पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड 5 नंबर दैट इज रिड्यूस इकोनॉमिक डिपेंडेंस, तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस को रिड्यूस करने का काम करता है। बहुत ज्यादा वहां पे नहीं है कि हमारा फ्यूल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इन सब चीजों को रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज यदि हम इसको ह्यूमिडिटी या प्रेशर के बेस पे देखेंगे तो कम से कम रिक्वायरमेंट रहती है और एक्सपेंसिव बहुत कम रहता है, एक्सपेंसिव ज़्यादा रहता है
और बोलना चाहिए डिफिकल्ट टू स्टोर, स्टोर करने के लिए इसको दिक्कत आती है, हाईली इन्फ्लेमेबल रहता है। जैसा कि आप बैटरी देखते हैं घरों में जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है, तो यदि ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे तो ये आपके लिए इन्फ्लेमेबल बन जाएगी। वेरी फ्यू एप्लीकेशंस है फ्यूल सेल के जिसको कि इफेक्टिवली तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशंस में भी आप देखेंगे तो टोयोटा की गाड़ी जितनी आ रही है एफसीवी वाली, वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। स्पेस एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं पावर सप्लाई के लिए, और ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन यूज्ड इन स्पेस एप्लीकेशन यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत सारी जगह है जहाँ की फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है, बट कुछ जगह पे लिमिटेड है। ये बोलना चाहिए कि बहुत छोटे एप्लीकेशन में फ्यूल सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या इनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट होने के कारण फ्यूल सेल का जो यूज है वो लिमिटेड हो जाता है। द फ्यूचर ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूचर ऑफ फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल का फ्यूचर यूज टू पावर पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेल फोन, आईपॉड, लैपटॉप, इन सब में इसका इस्तेमाल किया सकता है। इनफ एनर्जी टू रन फॉर द डेज, इतनी एनर्जी रहती है कि एक दिन का काम चल सकता है। पोटेंशियली पावर ऑल कार, एयरप्लेन, शिप्स वगैरह जितनी भी रहती है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पोटेंशियल फॉर्म में बोलना चाहिए कंडीशंस रहती है उनकी। 60 मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी एलिमिनेटेड, तो जो 60 मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है इनको हमने एलिमिनेट कर रखा है फ्रॉम द ईयरली ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन। ग्रीन हाउस का प्रोडक्शन ना हो, या बोलना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस ना हो, उनको रिड्यूस करने के लिए हमने इसका एनालिसिस कर रखा है। देन डेवलपमेंट ऑफ द चीपर एंड द मोर रिलायबल कैटेलिटिस्ट, जो इसका डेवलपमेंट है वो चीपर रहता है, सस्ता रहता है, और ये रिलायबल कंडीशंस का भी रहता है। हायर डिमांड में रहता है, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, या बोलना चाहिए चीपर के रूप में इसको हम देखते हैं। A fuel cell could be considered as an electrical battery in which both fuel and the oxidizer are continuously replaced, जिसमें कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को कंटिन्यूसली रिप्लेस किया जाता है, वो फ्यूल सेल के रूप में जाना जाता है, और एक इलेक्ट्रिकल बैटरी के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। द एनोड एंड द कैथोड मटेरियल डू नॉट नॉर्मली इंटर इनटू द केमिकल रिएक्शन थ्रू दे एक्ट एज अ कैटालिस्ट, जितने भी एनोड या कैथोड है एज अ कैटालिस्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनको डायरेक्टली इंटर नहीं कराया जाता है। टू इलेक्ट्रोड्स मस्ट आल्सो serve the function of preventing the non-ionized fuel and the oxidizer into the electrolyte between the two। जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है, उनका फंक्शन जो है प्रिवेंट किया जाता है, और नॉन आयोनाइज्ड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जितने भी रहते हैं इनको इलेक्ट्रोलाइट के बीच में शामिल किया जाता है। Fuel cell might be divided into the basic category according to the weight, whether the product of the overall reaction must be disposed of in the cathode plenum space or in the anode plenum space, whether the current flow through the electrolyte is a transfer of negative ion from the cathode to anode or a transfer of positive ions in the opposite direction. So this is the main fundamental about the fuel cell, and also classified according to the temperature at which they operate। फ्यूल सेल को टेम्परेचर के बेस पे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं जहां की वो ऑपरेट होता है। Then fuel cell were originally used for the main space missions, where the hydrogen and the oxygen were stored in the pure form as the liquid, and the resulting combustion product, namely water, was then used by the astronauts for the drinking। So these are the specific features about the fuel cell, and the fuel at the anode and the air containing oxygen at the cathode are used. These types of the fuel are cheaper, but they are not as efficient as using hydrogen and oxygen in a pure form। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यदि हाइड्रोकार्बन का आप देखेंगे, मीथेन CH4, इथेन C2H6, एसिटिलीन C2H4, प्रोपेलिन C3H6, प्रोपेन C3H8, मिथेनॉल CH3OH, हेक्सागोन C6H14, ब्यूटेन C4H8, octane C8H18, nonane C9H20, and the decane C10H22। एंड द नाइट्रोजनियस जो रहते हैं ये अमोनिया के फॉर्म में रहते हैं या हाइड्रोजन के फॉर्म में रहते हैं, जिसका कि फार्मूला N2H4 है।
कंक्लूजन से देखेंगे तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल आर द एफिशिएंट एंड द क्लीन। फ्यूल सेल को जितने भी हाइड्रोजन टाइप के रहते हैं ये एफिशिएंट रहते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं और क्लीन होते हैं। ऑल्सो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी होते हैं एंड रिक्वायर द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनके लिए एक बहुत एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। नॉट एन इंस्टेंट फिक्स फॉर द एनर्जी क्राइसिस बट डेफिनेटली इज अ मेजर कंपोनेंट। हाँ, ये मान सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस को ये पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकता, बट ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका कि इस्तेमाल हम एनर्जी प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। Thank you. Tomorrow I will discuss another type of the renewable energy sources such as the MHD generator and such as the another type of the renewable energy sources. तो ये आज के लिए था जिसको कि मैंने आपको बताया। कोई डाउट हो तो पूछ लें, 5 मिनट बचे हैं, अटेंडेंस पर रिव्यू कर लेते हैं वापस से। जी, अटेंडेंस अब देख लेते हैं।